राम राम सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम गणी गणी खम्मा राधे राधे हरे मुरारी जय श्री कृष्णा वाहिगुरु दा खालसा वाहिगुरु दी फतेह। और सभी का स्वागत है अपना गुरु लाइव क्लासेस के अंदर। और आपने जैसे देखा होगा कि बोर्ड पे लिख रखा है राजस्थान का इतिहास। कक्षा 6 से लेके 10 तक लगभग 90% क्वेश्चन हर एग्जाम में आ रहे हैं। देखे होंगे आपने पटवारी में अभी होने वाला है वीडियो, 4th ग्रेड सभी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आए हैं। और जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं हम उनको प्योरिटी ज्यादा देंगे। इसीलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पूरा का पूरा थ्योरी करवाऊंगा मैं आपको राजस्थान के इतिहास की। और पहला टॉपिक रहेगा अपना राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत। और राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में जो 10वीं क्लास में अपना दे रखा है वही मैटर मैंने यहाँ पे उठाया है। इसके बाद आगे का जो मैटर है, क्योंकि अभी तो इतना ही लिखा है, इसके बाद हम साथ में लिखेंगे और साथ में ही चलेंगे। राजस्थान के इतिहास के बारे में की बात आ देखो, पहला राजपूतां की उत्पत्ति को सिद्धांत देखना अपन। ठीक है, राजपूतां की उत्पत्ति को तो सिद्धांत अपन देखेंगे। क्वालिटी देख लेता हूं मैं एक बार। एनसीईआरटी में जैसा लिखा गया वैसे ही लाइनें उठाई गई है यहाँ पे। सबसे पहली लाइन, राजस्थान लगभग 321 से 184 ईसा पूर्व। 321 से 184 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। कौन से साम्राज्य का हिस्सा था ये? मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था राजस्थान। इसके बाद प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र, और हम जानते हैं मालव शक्ति कहां पे थी? जयपुर के आसपास। मालवों की शक्ति का केंद्र प्राचीन राजस्थान में कहां था? जयपुर के आसपास था। और मौर्य काल में जो राजस्थान है वो कौन से जनपद में आता है? अपर जनपद में आता है। कौन से जनपद में आता है? अपर जनपद में आता है। अब देखो इसके बाद मौर्य साम्राज्य यानी हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद की बात है, क्योंकि हमें तो राजपूतों चौहानों की उत्पत्ति पढ़नी है, तो इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे? भी मौर्य साम्राज्य के बाद की बात पढ़ेंगे, मौर्य काल के बाद की बात पढ़ेंगे हम। तो हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में। इसके बाद में देखो 7वीं से 12वीं शताब्दी के काल को, 7वीं से 12वीं शताब्दी के काल को राजपूत काल कहा गया। क्या कहा गया? राजपूत काल कहा गया। और ये किसने कहा था? समिथ ने। ए समिथ भी बोल सकते हैं और समिथ भी बोल सकते हैं। किसने कहा था? ये समिथ ने कहा था। अब देखो मेन चीज राजपूत काल के बारे में आ गई। कहीं पे ध्यान रखना, कई बुकों में 6वीं से 12वीं शताब्दी में मिल जाएगा, 8वीं से 12वीं में मिल जाएगा, लेकिन 10वीं क्लास के अंदर जो दिया गया टॉपिक है उसके अंदर ये काल दिखाया गया। 7वीं से 12वीं शताब्दी के काल को राजपूत काल कहा जाता है। अब यहाँ पे एक टॉपिक है वैदिक आर्यों की संतान, क्योंकि हमें उत्पत्ति पढ़नी है। अब राजपूतों की उत्पत्ति कैसी हुई है इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। वैदिक आर्यों की संतान, वैदिक आर्यों की संतान वहां 2 आदमी याद रखना है अपन। एक तो डॉक्टर ओझा। डॉक्टर ओझा कौन सा? डॉक्टर गौरी शंकर ओझा। डॉक्टर गौरी शंकर ओझा। और दूसरा है सीएम वैद्य। सीएम वैद्य। आ दोनों के कहो जका राजपूत है वह भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण की संतान है। भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण की ये क्या है? संतान है। और साथ में एक शब्द और ध्यान रखना, यहाँ पे सीएम वैद्य के साथ ये विशुद्ध भारतीय भी इसने बोला था। क्या बोला था? विशुद्ध भारतीय है। यानी जो भी जातियां थी, लड़ाकू जातियां थी, उनको शुद्ध करके राजपूत बनाया गया। इसके बाद है अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत। ये भी हमें पता होना चाहिए, अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत। चंद्रबरदाई किसने कहा था? चंद्रबरदाई का ग्रंथ कौन सा? पृथ्वीराज रासो। ये इसका ग्रंथ है साहब। चंद्रबरदाई का ग्रंथ कौन सा? पृथ्वीराज रासो। इसमें क्या बोला? जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो अग्निकुंड से हुई है। कैसे? इसके पीछे कहानी है छोटी सी। ठीक है, जैसे देखिए आबू पर्वत, राजस्थान में जो आबू पर्वत है, ये है आबू पर्वत। यहाँ पे विशिष्ट मुनि क्या कर रहे थे? यज्ञ कर रहे थे। और इन्हीं के साथ दूसरे ऋषि भी यहाँ पे यज्ञ करते थे। दूसरा ऋषि भी क्या? पूरा यज्ञ किया करता।
तो राक्षसाणता यज्ञ अंदर कदी मांस गिर जानता, कदी हाड़की गिर जानता, कदी की गिर जानता, तो यज्ञ ने भंग कर देता। और विशिष्ट मुनि क्या करो, फिर एक बड़ो यज्ञ करो और ए यज्ञ अंदर राजपूतां की उत्पत्ति करी। पहला 3 देखो, सबसे पहला कौन सा आया था? परमार। सबसे पहले कौन सा? परमार। कौन सा राजपूत मिलेगा यहाँ पे? परमार। दूसरा चालुक्य और तीसरा प्रतिहार। ये जो हैं सबसे पहले उत्पन्न हुए थे। ये भी उन राक्षसों को मारने में असफल हुए, उनके साथ लड़ने में असफल हुए। तो इसी के साथ इन्होंने चौथी जाति का उत्पादन किया, अग्निकुंड से निकाली चौथी जाति, वो थी चौहान। कौन थी? चौहान। कर्म वाइज याद रखना इनको, कर्म भी पूछा जाता है, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है ये कर्म से। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं D.R. भंडारकर यानी डॉक्टर भंडारकर। इसने क्या कहा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अभी थोड़े दिन पहले आया था, शायद ये आया था अपने यहाँ पे पटवारी वाले एग्जाम में आया था या पुलिस वाले एग्जाम में आया था, एक जगह एक क्वेश्चन आया था। और इतने इतने मोटे जो ग्रंथ लोगों ने पढ़े थे उनमें कहीं पे भी इसका वर्णन नहीं मिला। कोई छोटी मोटी बुक में मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन 10वीं क्लास की जो NCERT यानी जिसे हम RBSC बोलते हैं, राजस्थान बोर्ड द्वारा छापी गई बुक है, उसके अंदर दिया गया था। क्या? गोहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से हुई। गोहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से हुई है। लेकिन जो बोर्डे मोटे मोटे पोथे हैं ना, जो मोटे मोटे पोथे हैं, उनमें क्या दे रखा था भी? डॉक्टर भंडारकर ने क्या बोला? गोहिल राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी ब्राह्मणों से हुई है। नागर ब्राह्मण उनमें कहीं पे भी शब्द नहीं मिला। और जैसे ही एग्जाम आया, एग्जाम में एक क्वेश्चन हुआ, बहुत से लोग, कोई गूगल करता है, कोई कुछ करता है, गूगल पे भी नहीं मिला। ये क्वेश्चन आने के बाद 4-5 दिन के बाद ही गूगल पे इनका वर्णन आने लगा, क्योंकि फिर तो AI सर्च कर लेती है वहां पे। और मेरे पुराने नोट्स है, उसमें ये सब चीजें लिखी हुई है। ठीक है, और साथ में ध्यान रखना, डॉक्टर भंडारकर ने इन्हें क्या बताया? ब्राह्मण वंशीय बताया। क्या बताया? ब्राह्मण वंशीय बताया। इसका साक्ष्य मिलता है बिजोलिया शिलालेख में। कहां पे मिलता है? बिजोलिया शिलालेख में इसका साक्ष्य मिलता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको फिनिश करता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ज्यादा टाइम नहीं लगा के, क्योंकि छोटी छोटी क्लास से करेंगे, उसके अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाए। क्योंकि अभी आने वाला वीडियो का एग्जाम भी, और वीडियो के एग्जाम तक तो अपना इतिहास कंप्लीट हो नहीं, कह नहीं सकता। लेकिन जैसे जैसे रीट का एग्जाम नजदीक आएगा, और मैं कंफर्म बोलता हूँ, आपको थ्योरेटिकल एक एक क्वेश्चन करवा दिया जाएगा और एक एक लाइन करवा दी जाएगी 30 से लेकर 10वीं क्लास तक की। और बाबा और एक बढ़िया सो और पढ़ाऊंगा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा अन पंडित जी के कहे है, बा बात भी अपन जाननी चाहिए। जी हाँ, डॉक्टर भंडारकर कहे बेत्रिकोण पंडित जी कुछ न कुछ बातें कही विचार अन कही भी। जो अपना भंडारकर था उसने बोला था सिर्फ गोहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से हुई है। लेकिन गोपीनाथ जो शर्मा है वो क्या बोलता है? मेवाड़ के गुहिलोतों को, मेवाड़ के गुहिलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण,
नागर जाति का ब्राह्मण कौन? गुहेदत्त का वंशज बताया। गुहेदत्त का वंशज बताया, ये ध्यान करो बस, दोनों फंसाएंगे। इसमें भी नागर जाति है, उसमें भी नागर जाति है। इसमें फंसाने वाली बात क्या है? इसमें तो ये चीज दी हुई है, भी नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदत्त का वंशज बताए हैं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के गुहिलोतों को। लेकिन डॉक्टर भंडारकर ने क्या बोला? डॉक्टर भंडारकर ने बोला था जो गुहिलोत हैं, गुहिलोत जो राजपूत हैं, उनकी उत्पत्ति कहां से हुई है? नागर जाति के ब्राह्मण से हुई है। अब एक चीज और बता दूं, बहुत ही बढ़िया, इनका जो समर्थन किया था मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने किया था। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने इनका समर्थन किया, इस बात को स्वीकार किया। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने इस बात को स्वीकार किया। किसमें किया है? जयदेव की गीत गोविंद टिक्का। गीत गोविंद टिक्का। जयदेव की गीत गोविंद टिक्का में स्वीकार किया है। क्या स्वीकार किया है? गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहेदत्त की संतान है, बस यही बात इसने स्वीकार किया। जो गुहिलोत है वो नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदत्त की संतान है। अब चलो, ये चीजें यहाँ पे आ गई अपनी, कौन कौन सी आ गई वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अभी मैंने यहाँ पे आपको बताई कौन कौन सी वैदिक कार्यों की संतान बता दी, अग्निकुंड से उत्पत्ति बता दी, डॉक्टर भंडारकर बता दिया, और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा बता दिया। अब पढ़ेंगे हम विदेशियों की संतान। भी कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने बोल दिया जो राजपूत है वो विदेशियों की संतान है। जो राजपूत है वो किसकी संतान है? विदेशियों की संतान है। इसके अंदर कौन क्या क्या बोलता है वो ध्यान रखने वाली बात है। पहले तो ध्यान रखना विदेशी जाति कौन कौन सी है। पहली कौन सी आ गई? सुक सुक सक, हुण, कुषाण और सीथियन। इन चार जातियों से आगे पीछे करेंगे ये सभी के सभी, ठीक है। कौन क्या बोलता है इसके बारे में देखते हैं। टॉड, कौन? टॉड, जेम्स टॉड, इसने भी कुछ बोला है। कौन सी जातियों से? इन्हीं में से है। टॉड का भी इन्हीं में से है, और वी ए समिथ का भी इसी में से है। वी ए समिथ, इन्होंने भी इसी में से बता दिया। बढ़िया बात दे दी। पर लेकिन इसी के साथ एक और आएगा बहुत बढ़िया मस्त सा, ठीक है। अब जो टोड है, टोड ने बोला है शक अथवा सीथियन के वंशज हैं। शक अथवा सीथियन के वंशज बताया इनको। और समिथ ने क्या बोल दिया? बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही रोचक चीजें हैं। जो राजपूत जाति है ना, इसने बोला था पहली बात तो ये राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हो गई। राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हो गई, एक बात तो ये। और दूसरी बात एक और बोली इसने, क्या? हुणों की संतान है।
ये दो चीज देखो इसके बारे में। एक तो पीछे राजपूत काल के बारे में हमने पढ़ लिया था, 7वीं से 12वीं शताब्दी के बारे में समित ने बोला था। एक 8वीं से 9वीं शताब्दी के बारे में अचानक प्रकट हो गई ये जाति, समित ने बोला। और एक बात और बोल दी, ये हुणों की संतान है, अचानक प्रकट हो गई और हुणों की संतान है, देखो, है ना। पर लेकिन ये लाइनें अपने को याद रखनी, कौन सी लाइन कहीं से भी उठा के आ सकती है यहाँ पे। इसी के साथ देखते हैं एक कनिघम, ये आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक, अगर कोई पढ़ रहा है तो। इसके बारे में नहीं पढ़ा, इसने क्या बोला है, 10वीं क्लास में दे रखा है और बड़े बड़े पोथों में भी नहीं मिलेगा। इसने ब्रॉन्ज गुर्जर नामक पत्र के आधार पर, ब्रॉन्ज गुर्जर नामक पत्र के आधार पर क्या बताया इसने, राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हैं। क्या मानते हैं, राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हैं। एक ये देखो, इसने ये यूची जाति दे दी, यूची जाति का वंशज मानते हैं, मान लिया। और इनका संबंध इसने बता दिया कुषाण से, यानी वंशज मानते हुए क्या किया इन्होंने, इनका संबंध कुषाण जाति से बताया। संबंध किससे बताया, कुषाण जाति से। संबंध बता दिया इन्होंने कुषाण जाति से। अब एक दो चीज और है छोटी छोटी, वो कर देते हैं, उसके बाद हम अपनी जो लाइव क्लास है वो यहीं पे एंड करेंगे। बोर्ड नीचे तक है, हाँ है। अब इसी के साथ आपने पढ़ा हुआ कहीं पे सूर्यवंशी, कहीं पे चंद्रवंशी, कुछ कुछ, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। करता हूँ फिनिश थोड़ा सा, कि अपना काम चल जाएगा आज की क्लास का। ज्यादा बकवास करने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लाइव क्लास है, टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए हम कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी मैं आपको करवा दूं, ठीक है। और जैसे कई सर करते हैं, बीच बीच में बातें करते हैं और करते हैं, लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, तो भाषण की अपने को आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। जहाँ पे जो भी चीज होगी अच्छे से चलती रहेगी। अमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय, सुना होगा आपने। अब बहुत से ये बोल रहे हैं मैं कुछ अलग चीज लिखूं, तो बोलेंगे ये क्या लिख दिया। अमीर महाकाव्य यानी नैन चंद्र सूरी, पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट, जयानक भट्ट। इन्होंने क्या बोला उत्पत्ति के बारे में, इन्होंने बोला जो राजपूतों की उत्पत्ति है ना, सूर्य व चंद्रमा से हुई है। यानी इन्होंने बताया था इनको सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, दोनों एक साथ ही लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों चीजें 10वीं क्लास में एक साथ ही दे रखी हैं, तो यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, एक साथ ही लिख दिया। हाँ जी, आज हम पढ़ने वाले हैं मेवाड़ का इतिहास, और मेवाड़ के इतिहास के अंदर हम पढ़ेंगे गोइल वंश व सिसोदिया वंश, गोइल वंश व सिसोदिया वंश। जैसे आप सभी जानते हैं ये राजस्थान है अपना, इस प्रकार से करके, इस प्रकार से करके राजस्थान। यहाँ का जो पूरा का पूरा पार्ट है वो मेवाड़ का है। किसका है वो, मेवाड़ का है। अब इस मेवाड़ के इतिहास के बारे में हम आज स्टार्ट करेंगे, और मेवाड़ के इतिहास में क्या क्या चीज दी गई है वो देखेंगे यहाँ पे।
पहला तो देखो भाई मेवाड़ को पार्ट बता दियो थाने खड़सी के, और मेवाड़ का पार्ट में अपने देखो जो मेवाड़ का इतिहास के अंदर गोइल वंश या सिसोदिया वंश है उत्पत्ति या मूल स्थान घटे। कल हमने पढ़ा था राजपूतों की उत्पत्ति, है ना। आज स्पेशल मेवाड़ के बारे में देख लो थोड़ा सा, गोइल वंश की उत्पत्ति व मूल स्थान। एक बारे में ज्यादा ध्यान को रखनी, अपन तीना नहीं ध्यान रखनो है। पहलो अब्बुल फजल है, दूसरो टोड है, और तीसरो नैन्सी व गोपीनाथ है शर्मा है। आ तीना नहीं ध्यान रखना अपन। अब्बुल फजल ने क्या बोला, ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित बताया। ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित बताया। दूसरा कौन, टोड ने क्या बोला भाई, बोला ये बल्बी शासकों उत्पन्न हो भाई साहब, बल्बी शासकों से संबंधित टोड ने इनको बताया। इसी के साथ अगला नैन्सी व गोपीनाथ शर्मा ने क्या बताया, भी ब्राह्मण होने का मत इन्होंने दिया, ब्राह्मण होने का मत इन्होंने दिया। अब चौथी लाइन, डॉक्टर ओझा, ये क्या बोलता है, ध्यान रखने की बात है, 10वीं क्लास में पूरा का पूरा मैटर ऐसे ही है। डॉक्टर ओझा ने 566 ईस्वी के लगभग गोइल वंश को, यानी डॉक्टर ओझा ने क्या कहा, 566 ईस्वी के लगभग गोहिल वंश ने अपना शासन स्थापित किया। ओझा के अनुसार कब स्थापित किया गोहिल वंश ने अपना शासन, 566 ईस्वी के लगभग। ये थी इनसे संबंधित कुछ बातें। और अब आप स्टार्ट करा भैया हिस्ट्री, और थाने इतनी बार नक्शो बना के मैं थोड़ा सो बतायो, ये मेवाड़ है खड़सी का अपन पता होना चाहिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में अंदर ए तरीकों करके अपनो राजस्थान है, ओ पार्ट देखो दक्षिणी पार्ट है ओ आर्थिक जगह खड़े, चित्तौड़गढ़ आ गयो, प्रतापगढ़ आ गयो, चित्तौड़गढ़ हो गया, प्रतापगढ़, राजसमंद है ना, उदयपुर, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है अपने पास यहाँ पे मेवाड़ है। क्या है ये, मेवाड़ है। और जो मेवाड़ है वो प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, यानी प्राचीन नाम से ये जाना जाता था भी, मेवाड़ जो है सीवी जनपद के नाम से, सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। किस जनपद के नाम से जाना जाता था, सीवी जनपद के नाम से। और पता होना चाहिए साहब, उस समय जो सीवी जनपद की राजधानी थी कौन सी है, सीवी जनपद की राजधानी बता सकते हो कोई, माध्यमिका। कौन सी, माध्यमिका। कहा, चित्तौड़ में, माध्यमिका यानी चित्तौड़गढ़। ये लो साहब। अब जो यही सीवी जनपद है अपना, इसके बारे में देखें तो एक ये सबसे प्राचीन रियासत है। पहली बात तो ये लो, सीवी जनपद है सबसे प्राचीन रियासत है। और दूसरी बात, इसके कुछ नाम और भी है भाई, अन्य नाम कौन कौन से हैं, परागबाट, मेदपाटन, मेवाड़, ये इनके अन्य नाम है। धूलकोट भी बोला जाता है कई जगह पे इसको, टिल्ले के नाम के बेस पे, ठीक है। और मेवाड़ का अपने को पता होना चाहिए कौन कौन सा पार्ट आता है मेवाड़ में, ये भी पता होना, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये मैं आपको बता चुका हूं कौन कौन से, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र। बस ये ध्यान रखना है, सेम टू सेम लाइन, जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो ले लेंगे, ठीक है। अब मैं यहां से इसको फिनिश करके और नया पेज स्टार्ट करूँ, तो आपको जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लेना, उसके बाद लिख लेना चाहिए आप। ले लियो कि शॉर्ट शॉर्ट है क्या, कौन लियो,
मन लगे ले लियो, कर दूं फिनिश, क्योंकि अभी तो इतिहास अपनो स्टार्ट होगा जबरदस्त आलो, और वो इतिहास अपने देखना है। ये तो नॉर्मल बात ही जगह पसंद आइड़ा है, कई बार आवे जगह, और लगभग मान के चलो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड रीट वीडियो पटवारी हर जगह यहाँ पे क्वेश्चन आया है। तो चिंता करने की जरूरत को नहीं। अब आप पढ़ने लग रहे हैं मेवाड़। अब मेवाड़ पर है ना सर्वप्रथम अधिकार किसका था ये पता होना चाहिए अपने को। मेवाड़ पर सर्वप्रथम अधिकार था मौर्य साम्राज्य का। किसका था? मौर्य साम्राज्य का। और मौर्य साम्राज्य के हम 2 शासकों के बारे में जानेंगे भाई। पहला शासक तो होगा मानमौरी और दूसरा होगा चित्रांगद मौर्य। इसके हम 2 ही वंशज देखेंगे। यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा यहाँ से लिख दो, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, इनके दोनों वंशज। एक कौन सा? मानमौरी, और दूसरा कौन सा? चित्रांग मौर्य या चित्रांगद मौर्य भी मिलेगा कई जगह पे, ठीक है। दोनों के बारे में अपने को जानना है। अब देखो साहब, चित्रांग मौर्य बारे में देख लिया, क्योंकि अपन ने लड़ाई झगड़ा पैसा का कराना है बेचारा सा, क्योंकि मेवाड़ वाला जगह राजपूत है, बाने चौहान है, बान अधिकार देनो है, अधिकार देनो तो ऐसा का लड़ाई झगड़ा करवा लिया अपन। और अण के करियो एंगे बारे में अपन के पढ़नो है वो भी अपन थोड़ा सा देख लिया। पहली बात तो अण के करियो 8वीं शताब्दी का लगभग, 8वीं शताब्दी के लगभग दुर्ग बनवाया था। कौन सा? चित्तौड़गढ़। पहली बात तो ये लो साहब, इसके लिए इसको पढ़ना पड़ता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण इसने करवाया था। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम आ गया तो थोड़ी सी 2-4 लाइन और देख लें सागे सागे, ठीक को नहीं के। और कोई लाइव पर बैठे तो कमेंट भी कर दिया करो, माने भी रो पट दिया कौन कौन आ रही है। नाम कैसा क्या कर दो। अब जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना, कौन सी पहाड़ी पे है? चिड़िया टुक पहाड़ी पे है। कौन सी पहाड़ी पे है? ओ चिड़िया टुक पे नहीं, सॉरी, चित्रकूट पे है। चिड़िया टुक पे अलग है वो, चित्रकूट पहाड़ी पे है, मेसा के पठार पे है। मेसा के पठार पर है चिड़िया, सॉरी चित्रकूट पहाड़ी पर है। और 10 खंभों की छतरी भी है इसमें भी। 10 खंभों की छतरी किसकी है? संत रैदास की। और भी एक ही है बहुत कुछ चीजें और है। वीर कल्ला की छतरी, 4 हाथों लोक देवता नाम पढ़ेड़ हो गया। वीर कल्ला की छतरी भी इसी में है। एक दरगाह भी है, किसकी? सदरुद्दीन की दरगाह। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नीचे तक चल रहा है क्या बोर्ड? देखता हूँ मैं थोड़ा सा। हाँ चल रहा है। जो भी लाइव पे बैठे हैं कमेंट कर दिया करो। अगर कमेंट नहीं होने लगे तो सब्सक्राइब कर लेगी, कमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्वालिटी सही है कि वो भी बता दो, आवाज सही आवे कि वो भी बता दो मैंने, क्योंकि उरे मन बेरो कौन पता है कि आवाज कौन खोल रखी है मैं मोबाइल की।
क्लियरिटी तो मेरे हिसाब में बिल्कुल सही होनी चाहिए। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ भी है, पता होना चाहिए। विजय स्तंभ व कीर्ति स्तंभ, तुलजा भवानी का मंदिर, यहीं पे याद कर लेना, साथ साथ में कुछ बाद में दुर्ग पढ़ोगे ना तो उस टाइम। अच्छा अशोक बैठा है क्या? हाँ चित्राकूट, ठीक है लिख दिया, यही है। हाँ चित्राकूट ही लिखा है, देख लो चित्रकूट लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाता है कई बार बोलने में, नाम आ जाए कई बार, चिड़िया टूक चिड़िया टूक चिड़िया टूक, कई जगह पढ़ेड़ हो जाए। कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम है मंदिर, आ लियो जी, इतना ही लिखाने के बारे में, बाकी आप ध्रुव पढ़ा है पढ़ा है। अब हम आप हाँ संत रैदास जी है, सही है, संत रैदास की छतरी सही है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अभी अपन ओजा के गए हो गए, ओजा न्यू के हो भी 566 ईस्वी का लगभग गुहिल के करो आपको शासन स्थापित करो। अब शासन स्थापित करो तो अपन भी करवा दें भाई, कि 566 ईस्वी का लगभग के हो, उसी को लिखूं मैं, 566 ईस्वी का लगभग गुहिलादित्य नाम का कोई आदमी था भाई, ठीक है। ये मेवाड़ को शासक है सर्वप्रथम, ये आदमी तो कौन ही पर, लेकिन आप बोलना आदमी हो, ठीक है। अण के करी गुहिल वंश की स्थापना करी, गोहिल वंश की स्थापना, चलो जी। लेकिन इन्हें कहेंगे वो शासक चालन लाग रहे हो भाई, इन्हें मौर्य साम्राज्य चालन लाग रहे हो, अण गोहिल वंश की स्थापना कर दी, ठीक है ना। आपकी राजधानी बनाई बैठे नागदा, अण राजधानी भी बनाई है आपकी नागदा, बस छोटो सा साम्राज्य बनाए ना आपको, लुक छुप गए बेचारे, नहीं तो ज्यादा बेरोपटियां तड़कती नहीं है। बाद में एक एंगो वंशज हो साहब, जिसका वो नाम है बप्पा रावल, क्या नाम है? बप्पा रावल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, बप्पा रावल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका शासन था बप्पा रावल का 734 से 753 ईस्वी, ठीक है। अब बप्पा रावल कौन हो भाई? हरित ऋषि का शिष्य, ये मत सोचना यहाँ पे ये लिख दिया तो इसका क्या करेंगे, इसका भी करेंगे, बताता हूं मैं, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। ये हरित ऋषि का शिष्य था, ठीक है, और इतिहास में बप्पा रावल के नाम से ये प्रसिद्ध है, लेकिन इनके अन्य नाम भी हैं, यानी मूल नाम देखें तो मूल नाम कौन से? कालभोज या फिर मालभोज, कालभोज या फिर मालभोज। और ये किसके अकॉर्डिंग है, इसका जो ओरिजिनल नाम है, ये ओजा के अनुसार इसका वास्तविक नाम है, किसके अनुसार? ओजा के अनुसार। बप्पा रावल के करियो 734 ईस्वी में आक्रमण कर दियो, क्या पर है? मानमोरी पर। आ जाएगा थे घणो ही राज कर लियो, अब हमारी बारी है, मैं राज करांगा, अब हमारी बारी है, मैं राज करांगा। एन अरायो और पराजित करके उधर के करियो अधिकार स्थापित कर लियो, आक्रमण कर इसको क्या किया? पराजित किया भाई। आ लियो साहब, और नीम पड़ गई, गोइल मसी घट है,
चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर की हो गयो अधिकार है हो गयो। अब बप्पा रावल के बारे में एक दो चीज और देख लें, छोटी मोटी बात। तो एक चीज और बता दूं, बप्पा रावल है ना ऋतु ऋषि की गाय चराता था, ये ध्यान रखना। एक बात ये ध्यान रखनी है, ऋतु ऋषि की गाय चराता, साथ साथ में लिख लिया करो भी, कोई लिखने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे ये भी देखना पड़ता है ना बोर्ड पे कितनी दूर तक चलना है, कितनी दूर तक नहीं चलना, थोड़ा सा लाइव चेक करना पड़ता है भी, कितनी जगह और बच गई उसमें लिखूं मैं, ठीक है। ओझा के अनुसार हमने इसका नाम देख लिया है। वास्तविक कैलाशपुरी में एकलिंग जी मंदिर का भी निर्माण करवाया इसने। एकलिंग जी यानी लकुलिस मंदिर का निर्माण भी इसी ने करवाया भाई। नागदा में सास बहू के मंदिर का निर्माण नागदा में सास बहू के मंदिर का निर्माण अब 2 लाइनें और है इसकी, और इतनी जगह बोर्ड पे नीचे लिख देते हैं। वीर विनोद नाम सुना है आपने, ठीक है। वीर विनोद ग्रंथ के जो रचयिता हैं कवि श्यामल दास, इन्होंने क्या बोला, बप्पा किसी का नाम नहीं है, अपितु खिताब है। अपितु क्या है, खिताब है। और एक बात और रही, जो सीएम वैद्य हैं, सीएम वैद्य बप्पा की तुलना चार्ल्स मार्टेल से करते हैं। सीएम वैद्य बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से करते हैं। ये लो तो इनके बारे में अपन लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब इसी के साथ हम थोड़ा सा आगे और चलेंगे जी, चलेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, चलेंगे थोड़ा सा और चलेंगे हम आगे। अभी कितने टाइम का लाइव हुआ है देख लेता हूँ मैं एक बार, उसी के अकॉर्डिंग अपने को चलना पड़ेगा। कोई ज़्यादा नहीं है, 25 मिनट का हुआ है। चलो जी, आपा बप्पा रावल पढ़ लिया, और बप्पा रावल के हरित ऋषि को शिष्य हूँ नहीं, गाया चराया कर तो 734 ईस्वी में मानमोरी पर आक्रमण करियो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर की कर लियो अधिकार है, कर लियो। और बप्पा रावल ने क्या किया, कैलाशपुरी में एकलिंग जी मंदिर को निर्माण करवायो, ठीक है। और नागदा में शस्त्र बहू के मंदिर का निर्माण करवाया। वीर विनोद ग्रंथ के रचिता कवि श्यामल दास क्या बोलते हैं, बप्पा किसी का नाम नहीं बल्कि क्या है, एक उपाधि है। और इसी के साथ देखें, सीएम वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है। बस ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक छोटा सा राजा और है, अल्लट या आलू राव।
अल्लट या आलूराव, इसके बारे में देखना है भाई। मैं वो चीजें वही लेके आ रहा हूँ जो 10वीं क्लास में है, इससे ज्यादा अपने को लेके नहीं आना है, ठीक है। आवाज सही आ रही होगी। इसकी सन की अपने को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बुक में सन नहीं दे रखी तो सन हम नहीं करवाएंगे, जितना दे रखा उतना ही करवाएंगे। अब जो आलट राव है नहीं, हाथ पीला हो गया बेचारे का, मेहंदी लगा दिया था मैं, कैसा गल लगाई बात देखा। यानी अल्लू राव का जो विवाह हुआ था, शादी, ये लो साहब। हूं राजकुमारी हरिया देवी, पूर्णांगी राजकुमारी हरिया देवी के साथ क्या हुआ था, इसका विवाह हुआ था। और अब समझ जाओ फिर, विवाह हो तो उन्होंने के साथ गए, तो उन्हों की सहायता से इसने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्हों की सहायता से अपने साम्राज्य का क्या किया, इसने विस्तार किया। और ये दो बातें और ध्यान रखनी है, ज्यादा ध्यान कौन रखनी है महापन, ठीक है। इसने अपनी जो राजधानी है ना, आहाड़ को बनाया। राजधानी किसको बनाया इसने, आहाड़ को। एक बात ये, दूसरी बात, मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही लागू की, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, आलूराव का विवाह किसके सहायता से, सॉरी किसके साथ हुआ। दूसरी बात भी, किसने उन्हों की सहायता से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, तो आलूराव ने। और मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की व्यवस्था किसने लागू की, तो आलूराव ने। और इसी के साथ हम देखते हैं तो एक बात और देखेंगे, ओझा के अनुसार है, मेवाड़ के शासक अल्लट ने प्रतिहार वंश के शासक देवपाल को पराजित किया। ओझा के अकॉर्डिंग आलूराव या फिर अल्लट, प्रतिहार वंशों किसो शासक है, देवपाल। और देवपाल ने के करियो भाई साहब है, मारियो, देवपाल को मारा। ये लो साहब, आलूराव के बारे में आप लिख सकते हो थोड़ा थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ज्यादा कोई बस, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, सबकी चीजें हमारा मेन मेन चीजें आ रही है अपनी, थोड़ी थोड़ी चीजें और लिखता रहो, सागे सागे उसके तो। अगला और पढ़ दें सागे, एम ही आ जाएगो इतनी जगह। रण सिंह, अगला शासक कौन था, रण सिंह। इसके जस्ट आगे का नहीं है, पता नहीं, बहुत आगे का ही है, 1158 के लगभग की बात है, ये दे रखा है 1158। बस आ बात ध्यान रखना रही है, एक टाइम में के गुहिल वंश दो भागों में बंट गया। गुहिल वंश दो भागों में बंटा, और दोनों भाग में लिखना लग रही, दोनों बारे में ध्यान रखनी है अपन। एक ने तूरी छोड़ा क्यों, दूसरे स्टार्ट रखा आप आगे ही आगे, और दूसरों फिर आगे से जाके आओ बीच में से जाके,
ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी भी कहेंगे टेम में बंटियो, क्योंकि फिर गोयल वंश चलेगा यहाँ पे साथ में, फिर अब यहाँ से सिसोदिया वंश की स्थापना हो जाएगी। दोनों है एक ही पार्ट, बाप दादा परदादा सरदादा सारा एक ही है, ठीक है। तो एक ही वंश का मान्य जाएगा मेवाड़ के अंदर आने पर, लेकिन उधर दो भागों में बंट जाए एम दो बेटा, एक तो छेम सिंह और एक और राहप, यानी दो भागों में बंटे हो। पहली भागा आप प्रथम शाखा लिख देते हैं रावल शाखा। प्रथम शाखा कौन सी? रावल। और दूसरी शाखा बता सकते हैं आप कौन सी? सिसोदिया। ठीक है। अब रावल शाखा के बारे में अपन देखिए भी ऊपर पढ़ गए हैं गुहिल वंश। गुहिल वंश पूरे दो भाग में बंटा हुआ, एक तो रावल शाखा और एक सिसोदिया शाखा। और रावल शाखा में क्या होगा, छेम सिंह ने क्या किया, रावल शाखा के रूप में सर्वप्रथम मेवाड़ पे शासन किया। चित्तौड़गढ़ भी लिख सकते हो, मेवाड़ भी लिख सकते हो, दोनों चीज सही है। चित्तौड़ पर शासन 10वीं क्लास में, चित्तौड़ पर शासन, चित्तौड़ पर शासन। अब यहाँ पे मैं ये दूसरी शाखा का नाम लिख दिया मैंने, पर लेकिन मैं थोड़ा सा और लिखूं। दूसरी शाखा किसने स्थापित की? राहप ने। राहप ने सिसोदा ग्राम बसाकर, सिसोदा ग्राम बसाया और सिसोदिया शाखा की क्या कर दी, इसने स्थापना कर दी। ये ध्यान रखनी है। और जो ये है ना सिसोदा शाखा, यही आगे राणा शाखा कहलाएगी। यही आगे क्या कहलाएगी? राणा शाखा। क्योंकि ए शाखा तो अपन बस एक दो शासक और पढ़ांगा, फिनिश करने वाला, फिर मुगलों को अधिकार हो जाओ। मुगलों को अधिकार हो जाओ तो बाद में लेके आवांगा, पाछो अधिकार करावांगा। ठीक है। तो आज आप इतना पढ़ लियो। एक बाद में आप कल पढ़ांगा जैतर सिंह, और जैतर सिंह के साथ पढ़ेंगे हम तेज सिंह, समर सिंह और फिर रतन सिंह। जैतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह और फिर रतन सिंह पढ़ेंगे। और रतन सिंह के बाद में फिर वापस, क्योंकि रतन सिंह के टाइम में कौन आक्रमण करता है ये भी आपको पता है। एक के आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी, और चित्तौड़गढ़ पे उसका अधिकार हो जाता है। लेकिन उसके बाद अमीरदेव चौहान वापस आक्रमण करेगा, चित्तौड़गढ़ को अपने अधिकार में लेगा। तो उस टाइम से वहां पे क्या है, जो सिसोदिया शाखा का जो राजा था, शासक था कौन? अमीर सिसोदिया। वो अपना शासन स्थापित कर लेगा, यानी मेवाड़ को वापस अपने अधिकार में ले लेगा। तो यहाँ पे क्या है, मेवाड़ के अंदर जो गुहिल वंश था रण सिंह के समय दो भागों में बंटा। ये दोनों भाग ध्यान रखना। ये तो सिर्फ हम इसमें हमें 3 या 4 शासक और पढ़ने बस, उसके बाद हम ये स्टार्ट करेंगे। और हम पढ़ेंगे आज रतन सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। रावल रतन सिंह नाम आता है इसका, क्या? रावल रतन सिंह, ये पढ़ना है अपने को। रावल रतन सिंह कब से कब? 1301 से 1303। ये सन भी याद रखनी है इसकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना भी होगा। चलो चेक करते हैं, अभी स्टार्ट करेंगे, एक सेकंड। मुझे भी तो पता लगना चाहिए ना क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा लाइव के अंदर, कैसी चल रही है कैसी नहीं चल रही। मेरे हिसाब से भी ठीक है। तो इसके समकालीन दिल्ली में कौन था भाई? समकालीन दिल्ली में कौन था? दिल्ली में था एक के,
कौन था? एके। एके यानी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। चलो सर, ये था दिल्ली में, इसके समकालीन। ठीक है, और इधर कौन अपना? रावल रतन सिंह। अब क्या है, दोनों के मध्य ये चीज थी। और इसी के साथ 1303 में यह क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी इस पे आक्रमण करता है। यानी आक्रमण करेगा, ये क्या करेगा? आक्रमण। कब? 1303 में। थोड़ी सी तबीयत डाउन है, कोई बात ना, कर लेते हैं अपन अभी। 1303 में इस पे आक्रमण करता है, और इस आक्रमण में क्या है, एक के जीत जाता है भाई, एक के जीत जाता है। ये जीत जाता है, वो हार जाता है, पर लेकिन हमें थोड़ा सा पूरा युद्ध का वर्णन पढ़ने से पहले थोड़ी सी चीजें अपने को और देखनी होगी। यानी चित्तौड़गढ़ में कौन था भाई? रावल रतन सिंह था, और इसकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी पद्मावती। ज्यादा ध्यान नहीं रखना अपने को, बस इसका ज्यादा ध्यान रखना है, पद्मावती। इसके दो सैनिक थे भाई, दो सेनापति। दो सेनापति कौन कौन? गोरा और बादल। गोरा और बादल, ये इसके दो मुख्य सेनापति थे। और इसी के साथ यदि हम देखते हैं तो जो गोरा था वो पद्मनी का चाचा था भाई। ये क्या था? पद्मनी का चाचा। और ये क्या था? पद्मिनी या पद्मावती लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। ये क्या था? इसका भाई। पद्मावत ग्रंथ है ना, उसी के बेस पे मैंने ये लिख दिया, कोई बात ना। पद्मिनी, पद्मावती या पद्मिनी, मिनी कर देते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा सही कर देता हूँ, कोई बात ना। ये लो, पद्मिनी। ठीक है, दोनों के बारे में ये ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। पद्मिनी का चाचा गोरा बादल, इनमें से भाई कौन सा है, ये भी आया हुआ है। ठीक है, अब इसके आक्रमण का कारण भी तो पता होना चाहिए नहीं? आक्रमण का कारण क्या था? भी अलाउद्दीन खिलजी ने इस पे जो आक्रमण किया, उस आक्रमण का क्या कारण था? पहला कारण क्या था? जो एके था, एके की साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति, एक चीज तो ये। दूसरी बात, यानी अपने साम्राज्य को विस्तार करने की महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षी भी लिख सकते हैं, ये था। दूसरी बात, अगर हम देखें चित्तौड़ की सैनिक और व्यापारिक उपयोगिता, चित्तौड़ की सैनिक और व्यापारिक उपयोगिता है। ठीक है साहब। तीसरी बात, युद्ध का क्या कारण था, इसके बारे में दिया है मलिक मोहम्मद जैसी का जो ग्रंथ था पद्मावत, उसके अकॉर्डिंग। मलिक मोहम्मद जैसी का जो ग्रंथ कौन सा? पद्मावत। ग्रंथ कौन सा? पद्मावत। इस ग्रंथ में मलिक मोहम्मद जैसी ने क्या बोला है? भी रतन सिंह की पद्मिनी, हाँ, रतन सिंह की रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था एक। इसके अकॉर्डिंग क्या है? रतन सिंह की रानी पद्मिनी को प्राप्त करना।
और यहाँ तक लिख सकता हूँ क्या, देखता हूँ मैं बोर्ड पे, ये देखो चल रहा है, तो मैं वही देख रहा हूँ। पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था, एक मन में लालसा गयो, आ हा भी पद्मिनी मेरी हो जाए तो क्या है, यह इसकी नीतियां थी। अब देखो मैंने क्या बताया, रावल रतन सिंह 1301 में यहाँ का शासक बना, और इसके समकालीन दिल्ली पे कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में क्या किया, रावल रतन सिंह पे आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण कर दिया तो ये आक्रमण की पूरी जानकारी जानने से पहले दो चीज और देख लेते हैं हम। इसकी पत्नी का नाम क्या था, पद्मिनी, और दो मुख्य सेनापति थे, गोरा व बादल। गोरा था वो पद्मिनी का चाचा था, और भाई था कौन, बादल। अब दूसरी बात, इसके आक्रमण का कारण क्या था, एके की साम्राज्यवादी नीति या महत्वाकांक्षी, यानी अपने राज्य का यह विस्तार करना चाहता था, जो इसकी नीति थी उसके अकॉर्डिंग ये चला। दूसरी बात, चित्तौड़ की सैनिक और व्यापारिक उपयोगिता। तीसरी बात, मलिक मोहम्मद जैसी ग्रंथ के, इसका ग्रंथ कौन सा, पद्मावत, मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा, पद्मावत। और इस ग्रंथ के अकॉर्डिंग रतन सिंह की रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि बहुत सुंदर ही सुनेड़ है, वो बहुत सुंदर रानी है। और अन सोचो इतनी सुंदर रानी है तो बठे के करे मेरकन होनी चाहिए, तो एंगे वो थोड़ा सो प्यार प्रेम और सिस्टम है जाग्यो बेचारे गए। और इसका समर्थन किया था भाई किसने, डॉक्टर, बता सकते हो आप, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। वो नहीं है कि वो दशरथ शर्मा उल्टी उल्टी जगह फसेड़ो पावे ध्यान करियो, कदी कहीं खंडन करे वो, कदी की करे वो, कदी की करो, उल्टी उल्टी जगह भी फसेड़ो पावे बेचारो, और खट्टे ही कौन पावे। ठीक है, इतनी चीजें अपने को पता लग गई। अब इसी के साथ देखें, यहां पे हुआ था साका, ये ध्यान करनी है। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे साका। अब साका किया किस किसने था वो अपने को पता होना चाहिए, चलो लिख देते हैं। जोहर तो किया इनकी रानियों ने, कौन कौन सी, पद्मिनी प्लस नागमती भी इसकी रानी थी, भाई ध्यान रखना है, 10वीं क्लास में है ये। और प्लस 1600 महिलाएं, 1600 महिलाओं ने क्या किया, जोहर किया। अभी ये गिर गया जना बेचारा दुर्गम, हाँ, और आके करियो केसरिया किया। क्या किया इन्होंने, केसरिया किया। अब आपको पता होना चाहिए केसरिया प्लस जोहर, केसरिया प्लस जोहर, चाहे वो अग्नि जोहर हो चाहे जल जोहर हो, क्या कहलाता है, साका कहलाता है। क्या कहलाता है, साका कहलाता है। अब देखें तो ये जो साका है, ये जो साका है, चित्तौड़ का प्रथम, चित्तौड़ का प्रथम वह राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा, राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा यही था भाई। और राजस्थान का दूसरा शाखा था ये, राजस्थान का दूसरा शाखा था। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब दो चीज और लिख देता हूं मैं, जगह है क्या कहीं पे, देखता हूँ मैं बोर्ड पे लाइव में क्या दिखा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग चेक करूंगा भी यहाँ पे लिखने के लायक जगह अपने पास है। देखते हैं कहाँ पे मिलेगी। इसके साथ एक इतिहासकार था भाई,
कौन? अमीर खुसरो। इस युद्ध में अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। इसके ग्रंथ का नाम क्या था? खजाइन उल फतह। ग्रंथ आ जाएगा क्या यहाँ पे? नहीं आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं। ग्रंथ खजाइन उल फतह। अब आ जाएगा, ये आगे नहीं कटेगा। खजाइन उल फतह। इस युद्ध के अंदर, इस ग्रंथ में क्या किया इसने? युद्ध का सजीव चित्रण किया है। युद्ध का सजीव चित्रण किया है भाई। पूछा जाता है कौन सा? जो 1301 के अंदर चित्तौड़गढ़ का युद्ध हुआ था, उसका सजीव चित्रण किसने किया है और किस ग्रंथ में है? तो खजाइनुल फतह किसके द्वारा रचित है? अमीर खुसरो के द्वारा। और अमीर खुसरो को क्या क्या बोल सकते हैं भाई, ये बता सकता है कोई? चलो लिखेंगे। अमीर खुसरो को बोला जाता है भारत का तोता, तुर्की ए हिंद। इसके जो नाम है कुछ दो चार वो लिख देता हूं। भारत का तोता यानी तुर्की ए हिंद आ जाएगा। हाँ आ रहा है। और एक और सितार का आविष्कारक, सितार का आविष्कारक। आ गया क्या? आ गया। ये ले जी, ले लो स्क्रीनशॉट। रतन सिंह आपनो कंप्लीट हो गयो। रावल रतन सिंह आपनो कंप्लीट हो गयो। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट, जल्दी से ले लो। टाइम कितना चल गया लाइव का? क्योंकि तबीयत थोड़ी सी खराब है, जिसके कारण हाँ करवा लेते हैं, एक और कर लेते हैं राजा हम। ठीक है, एक बार इसी के बारे में वर्णन कर लेते हैं। और समर सिंह के बाद मैंने बताया था कि रावल रतन सिंह ने क्या किया? चित्तौड़ पे शासन किया। चित्तौड़ का शासक बना था 1301 और शासन किया था इसने 1301 से लेकर 1303 तक। इसके समकालीन दिल्ली में कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। समकालीन दिल्ली में कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है। और रावल रतन सिंह की पत्नी का नाम क्या था? पद्मिनी। और दो मुख्य सेनापति थे गौराबह बादल। क्या थे? गौराबह बादल। गौरा जो था पद्मिनी का चाचा था और पद्मिनी का भाई था बादल। अब क्या है 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? एक के रावल रतन सिंह पे क्या करता है? एक के आक्रमण करता है। आक्रमण के कारण क्या क्या थे? एक की साम्राज्यवादी नीति व महत्वाकांक्षी था। चित्तौड़ की सैनिक और व्यापारिक उपयोगिता थी। और मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित ग्रंथ पद्मावत के अकॉर्डिंग क्या है? रतन सिंह की रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था एक, और इसका समर्थन किया डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। जो ये युद्ध हुआ था, इस युद्ध में इसके साथ एक इतिहासकार था अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो। और इसके द्वारा जो रचित ग्रंथ है खजाइन उल फतह, और खजाइन उल फतह में क्या है? युद्ध का सजीव चित्रण किया गया। अमीर खुसरो को भारत का तोता, भारत का तोता, तुर्की ए हिंद, स्टार का आविष्कारक भी कहा जाता है। ध्यान रखना है। जैसे ही क्या किया इसने, एक ने इस पे आक्रमण किया, वो कई का युद्ध चालो गपा गप लोई बे लपा लप पर इया करके सी है तलवारा चाल की बेचारा तलवारा चाली जत के है केसरियो करो। जो वीर सेनापति और जो राजा थे इन्होंने क्या किया? केसरिया किया। और इसी के साथ क्या है? जोहर हुआ था। पद्मिनी जो एक की रानी थी और नागवती भी एक, सॉरी एक की नहीं, रावल रतन सिंह की दोनों रानियों थी। इन्होंने 1600 महिलाओं के साथ मिलकर क्या किया? जोहर किया। अब केसरिया प्लस जोहर क्या कहलाता है? शाखा कहलाता है। और चित्तौड़ का ये प्रथम राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा था और यह राजस्थान का दूसरा शाखा था। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आज हमने जो रावल शाखा था ना, रावल शाखा का अंतिम शासक रावल रतन सिंह हमने पढ़ लिया, यानी गुहिल वंश का।
गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक रावल रतन सिंह हमने पढ़ लिया है। और कल हम स्टार्ट करेंगे मेवाड़ का, इसी से आगे का पार्ट है। हाँ, एक चीज और नहीं लिखी है यहाँ पे, वो मैं लिख दूंगा, ठीक है। कल हम स्टार्ट करने वाले हैं हमीरदेव सिसोदिया। हमीरदेव सिसोदिया जो इसी राजवंश का है, लेकिन पीछे जो एक टॉपिक आया था उसमें मैंने बताया था एक जगह पे क्या है, जो गुहिल वंश था वो दो भागों में बंट गया था रण सिंह के समय। रण सिंह के समय गुहिल वंश दो भागों में बंट गया था 1158 में। 1158 में, और पहली शाखा थी रावल शाखा, और जिसका नेतृत्व किया था छेम सिंह ने, और दूसरी शाखा थी राणा शाखा, जिसे राहप ने स्टार्ट किया था सिसोदा ग्राम बसाकर। तो जो पहली शाखा थी रावल शाखा, तो उसका तो अंतिम शासक अपने पास आ गया। अब यहाँ पे इससे आगे चलेगा दूसरी शाखा का वर्णन, वो यहाँ पे कैसे आएंगे वो हमें देखेंगे, कोई बात नहीं। पर एक चीज और यहाँ पे नहीं लिखी गई है, वो मैं लिख देता हूं। यहाँ पे क्या है, ये जीत गया, एक के जीत गया। एक के जीतने के बाद क्या है, चित्तौड़ का कार्यभार अपने पुत्र खिज्जर खां को सौंप दिया। भाई ये चीज हमने यहाँ पे नहीं लिखी। चित्तौड़ का कार्यभार पुत्र खिज्जर खां को सौंपकर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया। ये लो सुन, स्क्रीन सही है, बस स्क्रीन है थोड़ी सोचनी पड़े। कल आप पढ़ लियो थाने बेरो होना चाहिए कि चीज पढ़ी आप कल आप काल भोज पढ़ियो, यानी बप्पा रावल भी पढ़ लियो, बाद में आलू राव भी पढ़ियो, रण सिंह भी पढ़ियो, जैतर सिंह रह गयो अपन। और मैं काल थाने के बताई भी रण सिंह, जो रण सिंह का काल था ना, रण सिंह के समय में गुहिल वंश दो भागों में बंट गया। ठीक है, एक तो था रावल शाखा और दूसरी थी अपने पास राणा शाखा। राणा शाखा और रावल शाखा छेम सिंह ने चलाई, और जो रावल शाखा छेम सिंह ने चलाई, राणा शाखा क्या है, राहप ने चलाई। किसने चलाई? राहप ने। और सिसोदा ग्राम बसाकर, सिसोदा ग्राम बसाकर। ये चीज आप पढ़ चुके हैं कल। जो भी लाइव पे बैठे हैं कम से कम एक कमेंट तो जरूर मार दियो। कमेंट भी नहीं मेरे को पता के चलना लग रहा है, क्लियरिटी सही है को नहीं, अगर क्लियरिटी में सुधार करें तो भी बता दियो मैंने। और आज आप बहुत ही बढ़िया पढ़ने लग गए। एक जैतर सिंह नाम सुने हो क्यों थारो, बाकी क्लियरिटी में और चेक कर लूंगा। जैतर सिंह नाम पढ़ेड़ो हो गयो थारो ना, अगलो शासक जैतर सिंह। 13 से 53, 13 से 53 ईस्वी तक ये था भी जैतर सिंह। बारे में अपन कोई ज्यादा चीज ध्यान को रखनी, बस दो तीन एक बढ़िया बढ़िया बातें हैं पे ध्यान रखनी जिसकी आपने किताब के अंदर दे रखी है। पहली बात क्या है, समकालीन जो दिल्ली में हुआ अपने, इसके समकालीन दिल्ली में, दिल्ली में कौन था भाई? दिल्ली में गुलाम वंश का शासक था। कौन? गुलाम वंश का क्या था? शासन था। और गुलाम वंश का था यहाँ पे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, पहली बात तो यह ध्यान रखो भी दिल्ली में कौन था? गुलाम वंश का
इल्तुतमिश था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साहब ये, बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट चीज आ गई। जेतर सिंह 1213 से 53 तक, इसके समकालीन दिल्ली में कौन था? गुलाम बख्श का इल्तुतमिश था। ये चीज हमने देख ली। अब ये इल्तुतमिश क्या करता है? इस पे बार बार आक्रमण करता है। क्या करता है? ये बार बार आक्रमण करता है। आक्रमण करके क्या करेगा? इसको परेशान करता है। भाई परेशान तो हो गया ना बेचारा, आक्रमण हो रहा है, परेशान करता है। और ये परेशान होकर क्या करता है? जो अपनी राजधानी है, राजधानी पहले कौन सी थी? नागदा थी। कौन सी थी? नागदा थी। और अपनी राजधानी ये नागदा से क्या बना लेता है? चित्तौड़ बना लेता है। चित्तौड़ बनाया। राजधानी नागदा से कौन सी बनाई इसने? चित्तौड़ बनाई। बस आप ऐसे ही लिखो जैसे लिख रखते हैं हम। अगर लिखना है आप ऐसे ही लिखना। जेतर सिंह क्या है? 1213 से 53 तक इसने शासन किया। इसका समकालीन दिल्ली में गुलाम बख्श का शासक था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश क्या करता है? इस पे बार बार आक्रमण करता है। बार बार आक्रमण करता है, बेचारा परेशान हो गया। बोला यार वो तो कुतरनी करे ही रखा है, आएगा मेरे को नहीं के चुरनिया खान लाए, बार बार आक्रमण करे, कुचरणी करे रखा है। तो जेतर सिंह के आपके लिए कुछ सुरक्षित स्थान की व्यवस्था करी। और सोचे नागदा में आपने खतरो ज्यादा, चित्तौड़ में कम है, तो नागदा राजधानी बना ली चित्तौड़। नागदा से राजधानी कौन सी बना ली इसने? चित्तौड़ बना ली साहब। पर एक जगह पे 10वीं क्लास में लिखा हुआ था, वो चीज और लिख दे तू यहाँ पे, जो है ना, इसने चित्तौड़ को परमारों से छीना था। ये चीज लिखी हुई है, चित्तौड़ को परमारों से छीना। जो चीज जैसे लिखी हुई है मैंने वैसे ही लिख दी। ये लो। अब भाई बार घना ही आक्रमण कर लिया, पर दोनों बीच में एक बढ़िया सो होइडो युद्ध, ठीक है, जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। तो हम युद्ध बता दूं किसो, आ दोनों मध्य जो को युद्ध हो, बढ़िया वालो युद्ध, मैं वो नाम सा बुताल का युद्ध। कौन सा? बुताल का युद्ध। बुताल का युद्ध में एक चीज ही, एक थोड़ा सा चेक कर लूं मैं, ठीक है। हाँ क्लियरिटी सही है, सही है। बुताल को युद्ध कद होयो, खटा होयो, क्यूकर होयो, कौन विजय होयो, सारी चीज आप अभी देखांगा, ठीक है। तो बुताल को युद्ध होयो साहब वो राजसमंद में। बुताल का है राजसमंद में। और कब हुआ था ये? 1227 में। और इसमें विजय कौन होता है? जेतर सिंह विजय होता है। जेतर सिंह क्या होता है इसमें? विजय होता है। अब जेतर सिंह ने याद करनी एक ट्रिक भी बताऊंगा, छोटी सी था ने, जो पूछे भी जाए बार बार, कोई बात को नहीं। अब एंग अंदर कोई एक और हो बंदो, जय सिंह सूरी, युद्ध को वर्णन करे बेचारे। यानी इस युद्ध का वर्णन किसमें है? वर्णन देखें तो जय सिंह सूरी कृत अमीर मद मर्दन में है। अमीर मद मर्दन में है। अब यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है साहब, जय सिंह सूरी कृत अमीर मद मर्दन में बुताल के युद्ध का वर्णन है। लेकिन यहाँ पे एक चीज दे दी इसने, अमीर मद मर्दन में इसने किसी को अमीर बोला है। तो एक चीज का ध्यान रखना, इसके अंदर जो अमीर बोला गया है ना, अमीर मद मर्दन में, वो इल्तुतमिश को बोला गया है। लिख देता हूं यहाँ पे नोट लगाकर, इल्तुतमिश को अमीर कहा गया, ये ध्यान रखना। इल्तुतमिश को क्या कहा गया? अमीर कहा गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वो जीत्यो और ओ हारियो, यानी आएंगी क्या हुई? पराजय हुई बेचारे की। आलियो साहब पराजय भी कर दी। आवाज किसी की आवाज मैं एक बार चेक कर लूं कि थोड़ी सी, क्यों मैंने कमेंट को नहीं आने लगे तो मैंने बेरो कौन पटा भाई।
हेलो, आवे के आवाज? हाँ, आवाज तो आने लग रही दिखी, आवाज तो सही है। अब तो एक चीज और ध्यान रखना भाई, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और टोड के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, क्योंकि ये 1227 में और बीएससी के अकॉर्डिंग, लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और टोड क्या बोलता है? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर जैसे देखो यहाँ पे दिया भूताल का युद्ध 1227 में हुआ था, वो राजसमंद में, लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा क्या बोलता है, यह युद्ध क्या है 1221 से 1229 के मध्य। तथा टोड क्या बोलता है, टोड भी कहो कद हो, टोड न्यू कहो बोले 1237 में हो, टोड ने 1237 में होना बताया। हाँ जी साहब, ये था अपना जेतर सिंह, और ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। हाँ, एक चीज और लिख देता हूँ, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी मेवाड़ का एकमात्र शासक था जेतर सिंह। यहाँ पे लिख दूं, जगह है क्या, बोर्ड में दिखाई देगा, देगा नोट लगाकर। मेवाड़ का एकमात्र शासक जेतर सिंह, जिसने दिल्ली के 6 सुल्तानों का शासन देखा। सुल्तानों का शासन देखा। काल भी थोड़ा कंठ खराब है, आज भी थोड़ा सा कंठ खराब है, के कारण थोड़ी सी बोलने में भी दिक्कत आने लग रही है, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? बहुत बढ़िया चीज लिखी हुई है। अगर एक बार दोबारा समझा देता हूँ मैं आपको, कल मैंने बताया था रण सिंह के टाइम में क्या है, जो अपने पास गुहिल वंश था, कौन सा वंश, गुहिल वंश, 2 भागों में बंट गया, ठीक है? एक शाखा थी रावल शाखा और दूसरी थी राणा शाखा। रावल शाखा सेम सिंह ने चलाई और चित्तौड़ पे शासन किया, यानी मेवाड़ पे शासन किया इसने, ठीक है? इसके बाद राणा शाखा राहप ने चलाई सिसोदा ग्राम बसाकर, राहप ने चलाई सिसोदा ग्राम बसाकर, यानी इसे हम सिसोदिया शाखा भी बोल सकते हैं, सिसोदिया शाखा। आगे बात समझ में? अब इसी के साथ हम देखते हैं अगला शासक आता है अपना जेतर सिंह। 1213 से 53 तक इसने शासन किया, और इसके समकालीन दिल्ली में कौन था? गुलाम वंश का इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश इस पे बार बार आक्रमण करके इसको परेशान करता है, यह भी तरफ बहुत परेशान हो जाता है, जिसके कारण क्या है, अपनी राजधानी जो है नागदा से कौन सी बनाता है? चित्तौड़ बनाता है। और 10वीं क्लास में एक लाइन और दे रखी थी, वो देखो यहाँ पे, चित्तौड़ को परमारों से छीना था। जेतर सिंह ने चित्तौड़ को किससे छीना था? परमारों से छीना था। अब जेतर सिंह व इल्तुतमिश के मध्य एक युद्ध होता है जिसका नाम है भूताल का युद्ध, और भूताल का युद्ध राजसमंद में 1227 में होता है। और इसका जो वर्णन है जय सिंह सूर्यकृत हमीर मद मर्दन में मिलता है, और इसके अनुसार क्या है, जेतर सिंह की क्या होती है? विजय होती है, और इल्तुतमिश की हार होती है। और ध्यान रखना, जय सिंह सूर्यकृत हमीर मद मर्दन में इल्तुतमिश को अमीर कहा गया है। किसको अमीर कहा गया है? इल्तुतमिश को अमीर कहा गया। और इस युद्ध के बारे में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा 1221 से 29 ईस्वी तक, तथा टोड ने क्या बोला था भी, ये 1237 को होना बताया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा बोलते हैं भी 1221 से 29 के मध्य हुआ है लगभग ये, ठीक है? और टोड क्या बोलता है? 1237 में हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद हम आगे का एक और पढ़ेंगे। चलो कर देता हूँ फिनिश इसको। लिखना चाहो तो कोई बात ना, उसके बाद आप थोड़ा सा देख लेना और स्क्रीन को रोक के भी लिख सकते हो आप। आवाज है, क्लियरिटी है, अगर किसी को ये लग रहा है भी क्लियरिटी कम है, भी एचडी वीडियो नहीं आ रही है आपके सामने, तो आप मेरे को कमेंट में बता देना भी एचडी है या नहीं,
उसका मैं आपको इलाज बता दूं भी, एचडी कैसे देख पाओगे आप। कमेंट कर दिया करो जो भी बैठे हैं, एक दो बंदे अभी, क्योंकि नया ही ये बैच स्टार्ट हुआ है तो एक दो ही आ रहे हैं, और जैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। और साथ में आप है ना अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो भाई। और शेयर करना काम तो मारूंगा भाई को नहीं। चलो कोई बात नहीं, नए मैं बता रही है। चलो सर, अब आगे का पढ़ेंगे हम, कौन सा? तेज सिंह। तेज सिंह। तेज सिंह ने शासन किया था 1253 से 73। अच्छा एक चीज और बता दूंगा आपको, ठीक है? जयतर सिंह के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। एक तो उसकी राजधानी, ठीक है, युद्ध किसके साथ हुआ, ठीक है, तो वो ध्यान रखना थोड़ा सा। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, जैतर चित्र इतर, जैतर चित्र इतर और बुतर, बस ये 3-4 शब्द याद रख लेना, बहुत कुछ याद हो जाएगा पिछले बारे में, ठीक है? जो जैतर सिंह था ना उसके बारे में बहुत कुछ याद हो जाएगा। जैतर चित्र इतर बुतर, यानी जैतर सिंह चित्तौड़गढ़ यानी चित्र यानी चित्तौड़गढ़ राजधानी बनाई। इतर यानी इल्तुतमिश सागा युद्ध करियो, कौन सा युद्ध करियो? भूताल को युद्ध करियो। हाले बुत्र यानी भूताल को, जैतर चित्र इतर बुतर है। और जैतर का आगे 13 है, 13 यानी 13 स्टार्ट करके 53 तक बन के करियो राज करियो। और बैंक बाद में आगे तेज सिंह 53 73 तक राज करियो। ए काल में कोई ज्यादा बड़ी बात को नहीं, सिर्फ दो चीजें की ध्यान रखनी। एक तो मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ इसी के समय लिखा गया था, के काल में मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा हो सकता है? कमेंट में बताओ मेरे को आप। मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूनी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये लो सा, इसी के समय ये क्या हुआ? चित्रित किया गया था, इसी समय ये चित्रित किया गया। दूसरा, इसकी रानी थी जैतल देवी। कौन सी रानी? जैतल देवी ने चित्तौड़ में। इसकी रानी कौन? जैतल देवी। जैतल देवी ने क्या किया? अभी चित्तौड़ में एक मंदिर का निर्माण करवाया है। और मंदिर कौन सा हो सकता है आप बताओ मेरे को, कमेंट में कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा भाई, कोई बात ना, आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। कौन सा मंदिर? श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर। श्याम पार्श्वनाथ के मंदिर का निर्माण। ये लो साहब, इतना ही पढ़ेंगे हम इसके बारे में। इसके बाद पढ़ते हैं हम समर सिंह। बस इनके आप नाम ध्यान रखना, नंबर वाइज ज्यादा करें। ये दोनों आपको 10वीं क्लास में नहीं मिलेंगे, ठीक है? लेकिन हिस्ट्री में तो इसके हिसाब से मैंने उठा रखा है। 1273 से 1301 तक ये शासन करता है। 1273 से 1301 तक ये क्या करेगा? शासन करेगा साहब। चलो साहब, 1301 तक शासन करेगा, पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। 2 पुत्र बेचारेगा, कौन कौन से? एक को तो बेरो होना चाहिए, रतन सिंह। पद्मनी वाला भूल गए क्या? नहीं भूलना नहीं है भाई, पद्मनी वाला रतन सिंह है। दूसरा कुंभकर्ण, इसने क्या किया? नेपाल में गोयल वंश की स्थापना की। और इसने चित्तौड़ पे शासन किया। बस अगलो राजा कौन बेरो बने उठाने बेरो है अब।
रतन सिंह, रावल रतन सिंह या फिर रतन सिंह, क्योंकि रावल शाखा चल रही है तो रावल रतन सिंह, रावल समर सिंह, रावल तेज सिंह ये हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो रतन सिंह बनेगा। और रतन सिंह कब कब से कब, 1301 से 1303 तक। और इनका युद्ध करवाएंगे भी हम कल, आज नहीं करवाएंगे इनके युद्ध, इनका युद्ध करवाएंगे हम कल। तलवारें चलेंगे गपा गप, लू खून निकलेगा लपालप, जो भी चीजें हम इनकी कल देखेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। और आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। कल 2 इंपॉर्टेंट शासक पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट शासक, जहां से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। और तड़का पर तलवार तलवार सारी चलवा देंगे, रतन सिंह पद्मिनी गिर कुण किया, ठीक है। तो आज की क्लास अड़ता ही 15-20 मिनट की हुई होगी। थैंक यू, धन्यवाद। शेयर जरूर करा करो यार।